Sharing my screen with you. Here we are. I need to connect it with the projector as well. Projector, calculator, calculation, screen sharing, Google Classroom, projector, projector, screen, Excel, calculation. चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. It's visible over here, no? Now? Good. Thank you so much. So here we are. So friends, till now we have completed the various parts of the time value of money. We were there into the present value of the time value of money in the last session. I guess the deferred annuity concept was discussed. Yes or no? Yes, sir. Now it is a time to discuss the differential cash flows. Now when I say differential cash flows, that means it's a series of transactions, pretty much understood, but the amount of receipt or the investment, so it may be cash inflow or outflow, that is being changed over a period of time, that is getting changed over a period of time. अभी तक एन्यूटी में क्या था बेटा कि आप हर बार 50,000, 50,000, 30,000, 30,000 जो भी पैसा डिसाइड करा हुआ है ना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे थे, तब जाके आप एन्यूटी का फॉर्मूला यूज कर सकते थे. लेकिन इस वाले केस में वो नहीं है. कभी भाई साहब को मन हुआ 20 करने का तो 20 कर दिए, फिर ज्यादा पैसा हो गया तो उन्होंने 30 कर दिए, फिर आईपीएल में सट्टा खेला और ज्यादा पैसा आ गया, बोला चल इस बार 40 कर देते तो 40,000 रुपए हो गए. सो द अमाउंट इज गेटिंग चेंज्ड. So each and every amount will be treated separately, differently in this case, my friend. So try to recall the formula of the PV of single cash flow. Now each and every transaction will be treated separately, और उसके अंदर अपन जो PV of single cash flow में फॉर्मूला लगाते थे ना, वही फॉर्मूला लगाएंगे. ऐसा कुछ फॉर्मूला था, किसी को अगर याद आ रहा हो तो PV FV divided by 1 plus R raised to N. That was the PV of single cash flow. Each and every transaction will be considered as a single cash flow in this case. Now this can be modified slightly to FV multiplied by 1 divided by 1 plus R raised to N. Yes or no? Anything multiplied by 1, it will remain as it is. Now this circled out portion, 1 divided by 1 plus R raised to N, can also be called as the discounting factor. Which factor? डिस्काउंटिंग फैक्टर. जैसे भैया n प्लस आर रेस टू n को अपन कंपाउंडिंग फैक्टर कहते थे, अगर उसी के न्यूमरेटर में 1 आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं. जितना रेट बढ़ता जाता है उतना डिस्काउंटिंग फैक्टर कम होता है, और कंपाउंडिंग फैक्टर जितने नंबर ऑफ पीरियड्स ज्यादा होते हैं उतना कंपाउंडिंग फैक्टर बढ़ता है. लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर? तो सर वो तो बात की बात हो गई. तो इसी वाले को अपन फॉलो करेंगे. एक छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे 4 कॉलम का. कितने कॉलम का? तो चलो शुरू करते हैं. 4 कॉलम का टेबल है, 4 दिन की जिंदगी है. कोई वो डांस करने लगेगा सलमान खान की तरह. सीरियल नंबर, देन वी हैव गॉट द कैश फ्लो, देन वी विल मल्टीप्लाई द कैश फ्लो विद द discounting factor, and you multiply that with the discounting factor, you get PV. अब बड़ो वहां पे जो भी फैक्टर आपको कैश फ्लोज दिए हुए है ना, उसको जाके सीधा यहाँ पे कॉपी करने का. पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस को रीड करते तो और अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा. चलो रीड बेटा, थोड़ा सा उनको खोल दीजिए. Come in, please. यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे स्वेर विहार करने के लिए गए थे तो थोड़ा सा लेट हो गया उनको. कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है? ओके. तो क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं. CA रीना मल्होत्रा is a financial analyst in India and she has proposed following 2 alternatives of investments. I am clarifying, investments के 2 proposal to Mr. Rajiv from America and Mr. Mehdi from Mumbai. रहना है तेरे दिल में किसी ने देखी है? RS स्टेडियम. अब यो रील्स में नहीं चलता, सुंदर सुंदर वो हंसे, दैट सॉन्ग इज फ्रॉम रहना है तेरे दिल में. फिर वो रोने वाला तो कोई तो सॉन्ग था, वो सब बड़ा पछताओगे टाइप. कौन सा था सॉन्ग था वो?
भूल गया, वो भी उसी मूवी का था, उसके मूवी सॉन्ग्स बहुत फेमस हुए थे। नहीं, हमारे समय पे तो बहुत क्रेज था बेटा इसका, बहुत ज्यादा क्रेज था। बट लड़की है लड़के सब उसमें बहक गए थे स्कूल डेज के समय पे। तो पहले तो बहुत बाबू सोना हुआ, लेकिन फिर रोना धोना हो गया। कोई बात नहीं, चलो, वो तो होना ही है, कैरेक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन वो तो होना ही है। अब आलिया भट्ट के साथ हो रहा है वही। चलो आगे बढ़ते। सीए रीना मल्होत्रा इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो हमने पढ़ लिया है। नाउ शी हैज प्रपोज्ड टू इन्वेस्टमेंट schemes to two different persons. We have got 5 years. Mr. Rajiv will receive 50,000 in all the years, and Mr. Mehdi will receive 30, 40, 50, 60 and 70 gradually incremental amount in all 5 years. But there is a change between the two. Mr. Rajiv will receive the money at the end of the year, and while Mr. Mehdi will receive the money at the beginning of the year. जब हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज नहीं था उस समय पे, तो बिगिनिंग एंड कुछ हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम पड़ गया। बीच में पूरा साल चला जाता है बेड़ो, तो एक साल का इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा, देखते हैं क्या चेंज आएगा, आगे बढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज हाउ मच? 15%. What amount they both should invest right now to receive this cash flows? इन दोनों को ऑफर तो कर दिया है, एक को बोला तुम्हें 50-50-50 मिलेंगे, दूसरे को बोला तुम्हें 30-40-50-60-70 मिलेंगे। लेकिन अभी ये पैसे लेने के लिए तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इफ योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज हाउ मच? 15%. So we are there right now into a present value, yes or no? So the discounting process should take place. तो चलो जाते हैं डिस्काउंटिंग की प्रोसेस शुरू करते बिड़ू। वैसा का वैसा अपना जो टेबल है वो ड्रॉ कर देने का, डिस्काउंटिंग फैक्टर का स्पेस थोड़ा सा ज्यादा रखने का, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशंस थोड़े से ज्यादा आते हैं। 1 2 3 4 5 लिख देते, उधर चिपका डालते बेड़ो, उधर भी कैश फ्लो 50-50 है, तो इसको तो तुम एन्यूटी किससे भी सोल्व कर सकते हो, है कि नहीं? कौन सी वाली एन्यूटी हो जाएगी? 50-50 हजार रुपए मिस्टर राजीव कब रिसीव कर रहे हैं? मैंने वहां पे मार्क किया, तो मतलब आपने वो पढ़ लिया, वो मेडी वाला था। ये वाला लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबाना था। मिस्टर राजीव विल रिसीव द मनी एट द एंड ऑफ द ईयर, सो इट विल बी ऑर्डिनरी। वेरी नाइस। तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपन है ना सिंगल कैश फ्लो से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वाला वेराइटी लिया है तो उसको थोड़ा सा भाव दे देते हैं, ठीक है। चलो जाते हैं, कैश फ्लो लिख डालते हैं 50-50। तो मतलब ये हो गया सर कि एन्यूटी का फॉर्मूला भी ऐसे सोल्व किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। 50 तीसरे साल में भी आएगा, 50 चौथा वाला भी 50 और 5 वाला भी 50। डिस्काउंटिंग फैक्टर में जाते हैं, पहले वाला ले लेते हैं अपन राजीव भाई साहब का। तो राजीव भाई साहब भैया पीरियड के एंड पे पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है। तो अगर पीरियड के एंड पे पैसा रिसीव करते हैं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा आपका 1 से शुरू। Try to understand. See, if you are receiving something after the end of a period, that means for the entire period the interest is due, yes or no? And if for the entire period the interest is due, then the discounting factor should take place, and it should be looking like 1 divided by 1.12 raised to 1. 1 plus r raised to n, n मतलब हो गया 1। एक साल के बाद जो पैसा मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू अब भी कितने का? तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होने चाहिए? 1। वैसे ही दूसरे में जाएंगे, ये पैसा दूसरे साल के एंड में मिलेगा, बाकी के 50,000। तो उसके लिए आपको कितने साल का इंटरेस्ट लगेगा बेड़ू? 1.12 रेस टू 2। क्योंकि हमें अब इन्वेस्ट करना है ना, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू में पहुंचना है। जब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते थे उस समय पे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते थे, 5 4 3 2 1, क्योंकि हमें जानना था कि 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले ईयर में जो इन्वेस्ट किया है 5वें साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसमें कितने साल का इंटरेस्ट लगता था? 5 का। तो उसमें 5 4 3 2 1 आते थे रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आएंगे। चलो सर लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी 1.12 रेस टू 3 फॉर द थर्ड वन, 1 divided by 1.12 raised to 4 for the fourth one, and the last one will be 1 divided by 1.12 raised to 5। लेकिन यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Yes dear, someone wants to ask something? Yes sir. Yes please, बताइए बेटा। Sir, can you show the question once?
Mr. Rajiv will receive the money at the end of the year. So the rate of return should be 15%, right? Oh, very nice. The rate of return should be 15%. और यहाँ पे हमारे कोई भी बच्चे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो 12 की जगह पे अपन क्या कर देंगे, 15 कर देंगे. फाइंड एफ, रिप्लेस इट विथ 5. वो 3 इडियट्स की स्पीच याद आ गई. 12 की जगह पे क्या कर देंगे, 15. फाइंड एंड रिप्लेस का ही था ना वो पूरा जो. चलो ठीक है भैया, 15 कर दिया अपन ने. वेरी नाइस. I must appreciate that girl that it is rightly identified. Thank you so much. So will अभी यहाँ पे शॉर्टकट ये है बेटा, कैलकुलेटर में जाओ सादे वाले में 1 डिवाइड बाय 1.15 करो, इक्वल टू प्रेस करो, क्या आता है 828695, राइट. और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. क्या आता है 0.7561. तो जिनके पास सादे वाले कैलकुलेटर है ना, उनको सिर्फ एक एक बार इक्वल टू प्रेस करते जाना है. क्या करना है, एक एक बार इक्वल टू. तो आपको हर साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐसे यूं 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 मिलते जाएंगे. चलो तीसरा वाला कौन सा आता था, 0.6575. और जिनके पास सादे वाले कैलकुलेटर है, कई बार होता है सादे वाले कैलकुलेटर में भी फायदा होता है ना, तो अब साइंटिफिक ले था, करो साइंटिफिक, करो साइंटिफिक. फोर्थ वाला क्या आता है 5717. और पांचवे वाला 4971. अब तो एच एच है, क्या है हलवा है. डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लो से, अपन का प्रेजेंट वैल्यू आता जाएगा बेटो. पहले का क्या आता है जल्दी से बता दे. चल 43475. दूसरे का 0.7561 मल्टीप्लाइड बाय 50. हर बार 50-50 से ही करना है. 37805. I hope all the online students are also doing it. Third one 32875. very nice. Fourth one 28585. and the last one अब इसके टोटल के लिए भी अपने पास एक शॉर्टकट है. कितना है 24855. जिनके पास सादे वाले कैलकुलेटर है ना, कौन से वाले सादे वाले, उनको ना क्या करना है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8695 प्रेस इक्वल टू प्रेस करो. फिर दूसरी बार और कुछ नहीं करना, इक्वल टू प्रेस हो गया ना, फिर आगे बढ़ो. 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7561, फिर से क्या करो इक्वल टू. और कुछ नहीं करना, सीधा तीसरे वाले में जाओ. 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6575 प्रेस इक्वल टू. तुम्हारा 5 बार जैसे इक्वल टू प्रेस होगा ना, फिर जीटी का ऑप्शन आता है. कौन सा वाला, तो जीटी प्रेस करोगे तो सबका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा. बेटा बोल दो क्या है टोटल. क्या था टोटल, कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं. I hope all the online students are also doing it over there. Yes, sir. So the total is 1,67,595. 595. very nice. Let's try to interpret it properly. Here comes the analytical part, my friends. If Mr. Rajiv will invest 167,595 and he expects 15% of the interest on it, then he can withdraw from his fund 50,000, 50,000, 50,000 at the end of each year. Yes or no? So for that, he will have to invest 167,595 right now. Now the second one will be following the same kind of a table. बेड़ो चलो जाके सीधा कॉपी करके क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं. कॉपी पेस्ट यहाँ पे कैसे होगा सर, एक्सेल तो नहीं है हमारे पास. तो जाते हैं, कोई बात नहीं. सीरियल नंबर एक्सेल में इट वॉन्ट बी टेकिंग इवन 1 मिनट. कितना मिनट नहीं लेगा वो, 1 मिनट भी नहीं लेगा. कुछ कुछ सब्जेक्ट में सिखाता हूँ ना, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, वहाँ पे इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं, ऐसे हलवा की तरह सॉल्व होते हैं, हलवे की तरह. चलो जाते हैं नीचे. सीरियल नंबर उधर वैसा का वैसा कैश फ्लो चिपका डालते बेड़ू. कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी अलग होगा, और आ जाएगा अपना पीवी
5 साल है तो 5 साल उधर चिपका डालते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो प्लान ऑफर किया हुआ ना वो को ये किया हुआ है मेडी भाई साहब को, और वो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहे 30 40 50 60 70। चलो लिख डालते उधर 30 40 50 60 और 70 बेडू 70। अब यहां से गौर फरमाइए, क्या फरमाइए, गौर फरमाइए। कोई बोलेगा इरशाद, इरशाद नहीं है, पढ़ना है उधर। अच्छा ये है दिया हुआ है कि मिस्टर मेडी विल रिसीव द मनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बेटा तुम देखो पहले साल के बिगिनिंग में, मतलब अभी तुम्हें पैसा मिल जाए तो उसका प्रेजेंट वैल्यू के साथ कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी के वैल्यू तो अभी जितनी रहेगी। तो अब अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर शुरू करेंगे 1 से। किससे शुरू करेंगे? बिकॉज इफ एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड विथ 1 इट विल कम एज इट इज। अब ये जो दूसरा साल है उसके शुरू में आपने पैसा रिसीव किया, दूसरा साल का शुरू मतलब कि कितने साल गए, सिर्फ एक ही गया ना। अब दूसरे साल के शुरू में आप लेते हो तो एक ही साल गया, तो उसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने साल का लगना चाहिए, 1 साल का लगना चाहिए। तो यही फर्क होता है बिगिनिंग और एंड में। तो किसी को मालूम नहीं पड़ता, बोले बिगिनिंग में कहीं एंड में इतना मिलने वाला, भाई इतना नहीं मिलने वाला है। देयर इज अ अर्निंग पावर ऑफ मनी। तो अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर शुरू होगा 1 डिवाइड बाय 1.15 रेज टू 1, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू 2। तीसरे साल के शुरू में मतलब कि कितने साल गए, 2 गए, तो 2 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वैसे ही 1 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू 3 और 1 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू 4। अब कोई कोई एडेज एंड एडीज कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, उधर अपन ने किए हुए हैं बड़ो, सीधा कॉपी करके क्या करना है, पेस्ट करना है। तो पहले क्या आ गया 8695, पहले का तो 1 है, दूसरे का 8695 आया, 0.7561। अच्छा जो लोग अभी भी वो केबीसी वाले में खेल रहे हैं कि एग्जामिनेशन में एबीसीडी करके आना है, ऐसा शायद ना हो। हाँ बेटा, पेपर सेट होने आ चुके हैं तो पॉसिबली देयर इज अ चांस ऑफ ऑफलाइन एग्जामिनेशन एज वेल, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल। एबीसीडी वाले दिन गए। .6575 और लास्ट वाला क्या था बेटा, 5717। वेरी नाइस। अब तो क्या है, हलवा है। कैश फ्लो को मल्टीप्लाई है, पहला तो वैसा का वैसा ही चाहेगा, 30 बिड़ू 30 लिख डाल उधर, जैसा का वैसा 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.8695, व्हाट डू वी गेट, 34,780. वेरी नाइस। थर्ड वन, ओके। फोर्थ वन, बच्चे कर रहे कि नहीं कर रहे, 39,450. 39,450। और एंड वाला छोटा सा लास्ट वाला 40019। कितना आता है टोटल बिड़ू, 1, फिर से देख लो थोड़ा सा, 182,005। बेटा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, देख लीजिए। So 182,054. Try to understand the analytical aspect of it. Mr. Maddy will have to invest 182,054 if he wants at the beginning of each year, starting from now, for how many years? 5 years. This money 30, 40, 50, 60 and 70. समझ में आया कि नहीं आया? चलो बेटो आगे बढ़ते हैं। मेडी भाई साहब को कितना देना पड़ेगा, 182, और राजीव भाई साहब को सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 167। तो मेडी को थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, वही तो मूवी में भी होता है, एंड तक चलता रहता है उसका रोना धोना, फिर जाके रीना मैडम हाँ बोलते। चलो जाते हैं आगे।
चाहते हैं आगे? ओके, now we'll go to one very good concept of compounded annual growth rate. Try to understand. I'll first tell you the utility of it. So there are various investment avenues where you don't get the fixed percentage of a return, but there is an increment in market value of that particular investment. There may be a real estate investment where you possibly may get the rental income too, but the major part of your income will be the increment in the market price. It may be a residential flat or maybe a commercial property. ज्यादातर लोग किसके लिए इन्वेस्ट करते हैं कि मार्केट प्राइस 4, 5, 6 लाख 8 लाख से बढ़ जाए. रेंटल इनकम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली, आई एम नॉट सेइंग नो फॉर दैट, बट उसमें मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है. Now this is particularly applicable to the shares and securities. People don't invest in it just with the intention of getting the dividend from a company, लेकिन उनका मेन इंटेंशन होता है कि मार्केट प्राइस में क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए. तो 200 रुपए के 400 हो गए, 500 हो गए, 600 हो गए. वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट वैल्यू बढ़ती है. वहां पे नहीं आता, वो ऐसे नीचे लिखा होता है इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. आता है कि नहीं आता? एकदम जोर जोर से बोल जाते हैं. सेबी वालों ने इनको डिस्क्लेमर देने के लिए बोला और ये लोग ऐसे डिस्क्लेमर देते हैं. तो जहां जहां पे भी मार्केट रिस्क होता है बेटा, वहां पे मार्केट वैल्यू इंक्रीज होना ये आपका मेन रिटर्न बन जाता है. तो अगर मैं आपको बताऊं, समझने की कोशिश करो. आपने एक फ्लैट लिया हुआ था 40 लाख पे. कितने पे लिया हुआ था? 40 लाख के. उसके वैल्यू अब हो गई है 50 लाख. कितनी हो गई है? 50 लाख. और कितने साल में हुई है? 5 साल में. कितने साल में? 5 साल में. तो आपका परसेंटेज रिटर्न इसमें से कितना छूटा? कोई बताएगा मेरे को? मेरे को इसको कंपेयर करना हो फिक्स डिपॉजिट के 7% रेट से. इफ समवन टेल्स मी दैट वेदर the investment in fixed deposit has performed better or investment in real estate has performed better, how I'll be able to evaluate that? कितना परसेंटेज रिटर्न मेरे को छूटा है, कौन बताएगा? गेस करो, कोई बात नहीं. अपन क्लास में रॉन्ग होना अलाउड है, रॉन्ग होना अलाउड है. Maybe real estate. Real estate is the right answer, but the next question is what percentage of the return you have got from that? 25%. 5 साल में 25% हुआ. 40 लाख के ऊपर 10 लाख मिले तो 25% हुआ. ठीक है, 25% तो कितने साल का हुआ? 5 तो years. ईयरली So कितना? 5% per year. अब यहाँ पे ईयरली में तुम 5 को डिवाइड करोगे तो 5% होता है, लेकिन 5% है ना, वो कौन सा वाला इंटरेस्ट हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया है कि नहीं? अपन को कौन सा वाला चाहिए? कंपाउंडेड चाहिए. अब कंपाउंडेड का मतलब ये होता है कि समझ लो मैं 10% का रिटर्न लेता हूँ. 40 लाख का अगर मेरा वैल्यू है इन्वेस्टमेंट, उसमें 4 लाख रुपए ऐड हो गए पहले साल के, 10% रिटर्न है, तो वैल्यू कितना हो गया? 44 lakhs. In that again in the second year what 10% again I get, no, that will be on 44 lakhs. Yes or no? So it will be 4 lakh 40, so it will be 48 lakh 40,000. तो बेटा 2 ही साल में वैल्यू 49 तक पहुंच गया. तो अगर 10% का भी कंपाउंडिंग लगता है तो भी वैल्यू कहां पे पहुंच रहा है? 48 49 पे. और जो तीसरे साल में मिलेगा उसके ऊपर तुम्हें 48 40 में मिलेगा. So you can't find the compounded growth rate by applying this simple interest kind of calculations. कोई लोग यहाँ पे ऐसा कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है. What is the compounded annual growth rate you have got? Now this is not directly related with the time value of money, but it has got some connection with the time value of money because this is going to be useful to you while comparing the various investment avenues. आप जब बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो, तो वहां पे म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस लिखे हुए होते हैं परसेंटेज में कि 3 साल में म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया. तो वो सब कंपाउंडेड वाले होते हैं. कौन से वाले? और फिर तुम उसको कंपेयर करोगे अपने सिंपल इंटरेस्ट वाले 8-9% से, तो वो बिल्कुल भी कंपैरिजन हो जाएगा गलत. बुमराह को और विराट कोहली को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दोनों का अलग अलग जोन है. तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को भी कंपेयर नहीं कर सकते बेटो. इसीलिए अपने को अगर CAGR फाइंड करना हो कि हाउ माय इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन
over a period of time at some specific rate compounded on an annual basis, then how can I find it? For that, we have got a very simple formula. You will just write that formula over here. That's gonna be CAGR. CAGR stands for the compounded annual growth rate equals to closing value divided by opening value, closing the bracket, raised to 1 divided by n. N stands for the number of years because it is compounded annual growth rate. So that's why n should also be annual, and then there will be a chachaji minus 1. Now there was one of my friend who had invested in one of the residential flat at Madhapur Circle. I won't tell you the name of that building. वहां पे बैठा एकदम सामने है बिल्डिंग, याद है? उसमें उसने 48 लाख से इन्वेस्ट किया था. कितने से? 5 साल से पहले 3 BHK में. Right now the value is somewhere near to 60 lakhs rupees for the 3 BHK residential flat. And he keeps boasting about it. मैंने तो 12 लाख रुपए रन कर दिए. अब 12 लाख रुपए मैंने तो मैं बोला तूने कभी अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है? CAGR कितना तुझे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिला है? At the same time, I had invested in the Reliance Industries share. So let's compare that what percentage of the growth rate we have got. और ये वो सुनेगा तो मेरे को मारने वाला है. क्या करने वाला है? वो बोल रहा है कि मेरे को तो रेंटल इनकम भी मिलता है ना, मैंने 10,000 रुपए भाड़े में दे दिया. तो बोला ठीक है चल उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे. रियल एस्टेट has never got a return in comparison to the equity market historically. Equity market has outperformed rest every investment avenues, and that's a historical fact. Since 1981, the CAGR of the Sensex, which is a combination of the top 50 companies in India, उसका CAGR बेटा आया है ना, that is somewhat near to 16-17 percentages, which is quite significantly higher than rest every other investment avenues. गोल्ड का 7-8% आया है, फिक्स डिपॉजिट 8% ऑन एन एवरेज रेट रहा है तब से लेके अब तक. अब तो बहुत 7% पे आ गया, लेकिन 20-20 में वो 10-11% भी हुआ करता था. गोल्ड ले लो, कमोडिटी ले लो, तुम सिल्वर ले लो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ले लो, रियल एस्टेट ले लो, कुछ भी ले लो, इक्विटी मार्केट ने उन सभी को बहुत अच्छे परसेंटेज से बीट किया हुआ. लेकिन यहाँ पे लोगों को इक्विटी के लिए मिस इन्फॉर्मेशन है. क्या है मिस इन्फॉर्मेशन? इक्विटी को लोग सट्टा मानते हैं. सब ने गैम्बलिंग कहते हैं भैया, सट्टे के लिए है. इक्विटी सट्टा है, वो तो शेयर्स में नहीं करना. अब कौन बताए? रिलायंस के अंदर 50% अगर हिस्सेदारी मुकेश भाई साहब की है, मतलब 50% क्या है उनके पास? शेयर्स. 60% of the wealth of the rich people in the entire world is stored in the financial assets, which are not the physical assets, tangible assets like land and building and everything. It's stored in the financial assets, and equity shares forms a majority portion of it, overwhelming majority portion of it. बिल गेट्स की इतनी वर्थ आपको मालूम पड़ी तो बिल गेट्स की वर्थ का क्या मतलब होगा कि उसके पास माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर्स है ना, उस शेयर्स की इतनी कीमत है. वैसे ही इलन मस्क का वेल्थ इतना बढ़ गया, जेफ बेजोस का वेल्थ इतना बढ़ गया, तो वो सर उनके शेयर्स की वैल्यू ही है और कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ पे तो शेयर्स को मिस इंटरप्रेट करके रखा भैया. मैं मना नहीं करता हूँ, सम पीपल माइट बी देयर अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, सम पीपल माइट जस्ट बी एन इन्वेस्टर. अब एप्पल के सीईओ की जितनी सैलरी रही हुई है ना, उससे ज्यादा 4 गुना डिविडेंड का पैसा एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करके वॉरेन बफेट कमाते हैं. अब वो सीईओ उनके कंपनी के, कोई मार्केटिंग मैनेजर रहेगा, हमारा जैसा कोई फाइनेंस मैनेजर रहेगा, उन सभी का मिला के उनका डिविडेंड ज्यादा रहता है, बिकॉज ही इज एन इन्वेस्टर इन द एप्पल. So investors will always have the higher percentage of return in comparison to the inside management people. Anyway, चलो जाने दो, तो वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया. अब हमारे पास 2 इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, थोड़ा सा तरीके से रीड करेंगे बेडू. Is it visible? You may take a snap of it. जिनको नहीं लेना है उनको लेना पड़ेगा, स्नैप क्यों नहीं लोगे? Find the CAGR of the following investments and their total return. Shares of Reliance were costing 1,200 in 2016 and 2,150 in 2021. So roughly same amount लिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि शेयर्स की प्राइस तो रोज बेटा ऊपर नीचे होती रहती है. रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, वो फ्रेंड वाला एग्जांपल, 48 lakhs rupees and 60 lakhs rupees is the value right now. He has earned a monthly rental income as well. Say,
Let's consider 10,000 rupees on a monthly basis. So let's consider 10,000 rupees on a monthly basis and find the total return of this as well. So may I have a confirmation from online students that till now you are absolutely clear, you have understood the meaning of Yes, CAGR sir. over there? Yes, sir. Sir. ओके, थैंक यू सो मच। चलो शुरू करते, फॉर्मूला तो आपको मालूम हो गया। अब एक काम करते, इसको नीचे ले लेते। क्या किधर ले लेते हैं? नीचे। उसका ईगो को क्या कर देते हैं? हर्ट। टू आ गया नीचे, डीमोशन, डीमोशन हो गया तेरा, डीमोशन। अब है ना बेटा, पहले काम करते हैं शेयर्स का ले लेते हैं, नहीं पहले रियल एस्टेट का ले लेते हैं ना, पहले उनकी बारी, फिर हम शेयर्स का निकालेंगे। ये देख हमारा इन्वेस्टमेंट, CAGR of real estate equals to closing divided by opening. Some people also refers it at FV divided by PV. You should not get confused over there. FV का मतलब कि closing value, PV का मतलब कि opening value of the investment. Raised to 1 divided by n minus 1. So closing of real estate is 60 lakhs to be divided by 48 lakhs. Raised to 1 divided by 5 minus 1. Why 5? Because number of years are anyway 5. From 16 to 21 it will be 5, no dear? Okay. कोई लोग मेरे को एक्सप्लेनेशन दे रहे, एक्सक्लेमेशन दे रहे इधर से बैठे बैठे। ओके, क्या आता है बेटे ब्रैकेट में? चैरिटी बिगिंस एट, तो पहले होम को उल्टा डालते हैं। 1.0456। फिर से देखो, 1.0456 raised to 1 divided by 5 minus, अच्छा 1 raised to 5 करके बताया आपने? नहीं 1.25 आता है ना बेटो, रेज टू 1 डिवाइड। जिनके पास सादे कैलकुलेटर वो क्या करेंगे फिर? तो खा गया, बहुत भूख लगी है। अच्छा, जब हम मैथमेटिकली फंसते हैं तो कौन याद आता है? मेरा एक डायलॉग खा गया, मेरे को मम्मी के बाद लॉग में जाना था। इसको क्या अज्यूम करते हैं अपन? x ले लेते हैं, जिनको प्रॉब्लम है x से वो y ले ले। 1.25 रेज टू 1 डिवाइडेड बाई 5, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि माँ कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करती। तो log of x will be 1 divided by 5 will come over here in the multiplication. The first and foremost rule of the logarithm, multiplied by the log of 1.25. 1 divided by 5, सर 1.25 का log क्या आता है? तो चलो जाते हैं logarithm में। लोगरिथम के टेबल तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं। अच्छा, पहले 2 डिजिट का लॉग लेना है, तीसरे डिजिट के कॉलम में जाके देखना है, और चौथे डिजिट का मेन डिफरेंस। तो यहाँ पे तो तीसरे के बाद कहानी खत्म हो जा रही है, तो चौथा डिजिट है ही नहीं, तो क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, 0 का मेन डिफरेंस ले लेंगे भैया। तो 12 में जाके 5 के टेबल में देखना है। तो चलो जाता है 12 में 5 के टेबल में, 12 में 5 का टेबल, 12 में 5। ये क्या केले बेच रहे हो क्या? 0969, और उसके बाद में मेन डिफरेंस वाला 4th डिजिट तो है ही नहीं, तो फिर अपन भी क्यों टेंशन ले, सीधा इसको ही पेस्ट कर देते ना, 0969। अब यहां पे पॉइंट किधर रखना बिड़ बताइए? 0.0969। क्यों? क्योंकि पॉइंट से आगे एक डिजिट है, 1 नंबर नहीं, एक डिजिट है। एक में से एक को लेस करेंगे तो क्या आता है? तो 0.0969 से अपन का आंसर शुरू होना चाहिए। बिड़ो इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, क्या आता है? डिवाइड बाय 5 1 पॉइंट आता है। अभी एंटी लोग बाकी है ना बिड़ो, 0.2। नहीं, वो पूरा करके बताओ बेटा।
193। अब 8 लेंगे कि ना लेंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला, क्योंकि 5वें डिजिट को तो वैसे भी अपन कंसीडर नहीं करते, वो तो सामने किसी को खड़ा कर दिया और हम सेल्फी ले रहे हैं, वैसी वाली बात हो गई। तो यहाँ पे log x बैठे हुए हैं, तो इधर x है, log को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.0193। तो बेटू एक्सेल इज हाई ऑन, ये कैसा याद रह गया, लॉग याद नहीं रहते लोगों को, एंटी लॉग ऑफ 0.0193। अब लॉग है ना, वैसे ही डेसिमल से तो शुरू होते हैं, 0.1 में जाके देखना है, 9 के टेबल में 3 का बिन डिफरेंस ऐड करना है बेटू। तो अब लॉग में जाएंगे, कौन से वाले में जाएंगे, एंटी लॉग में जाएंगे, एंटी लॉग। चलो नीचे जाते नीचे जाते नीचे जाते, आ गया बेटू अपना एंटी लॉग। इधर 0.01 में जाएंगे तो 0.01 तो इधर से स्टार्ट होता है कि नहीं है, चलो यस है, इधर से शुरू होता है सर। उसमें अपन को देखना है 9 वाले में, तो 9 की वैल्यू आती है 1045 और मिन डिफरेंस ऐड करना है 3 का, तो भैया 3 का मिन डिफरेंस आता है 1, तो 1045 के ऊपर 1 ऐड करेंगे तो व्हाट डू वी गेट, 1046। अब 1046 में कहां पे डेसिमल रखेंगे, बोलो 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 बोलो। 1.046। 1.046, क्योंकि पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, अब मैं डिजिट नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं क्या पूछ रहा हूं, नंबर। कौन सा नंबर है, 0 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 1, तो एक डिजिट से आंसर शुरू करना। यहाँ पे कोई कोई लोग ऐड क्या कर देंगे मालूम है, 1046 और यहाँ पे 1 जाके ऐड करते, नहीं वो लॉग में करना था, यहाँ पे अपन को डिजिट के बाद पॉइंट रखना है। तो क्या आ जाएगा 1046, उसमें कोई भी छेड़छाड़ी करने की जरूरत, सिर्फ पॉइंट कहाँ पे रखना ना, सिर्फ वही सोचना है। तो 1.046 इधर अपना आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू कुछ नहीं है, तो इधर जाके रिप्लेस कर देते अपन 1.046 माइनस 1, तो कितना आ गया बेटो 0.46। Now 0.046, if you multiply that with 100, you get the answer in percentage. So it will be 4.6%. तो ऐसे छाती फूट फूट के ऐसे बता रहे थे कि मेरा तो 12 लाख, उनको बता दो कितना परसेंटेज रिटर्न है आपका, 4.6%। तो कोई बोस्टिंग वाली बात इसमें, फिक्स डिपॉजिट पे 7% देता है। वो बेटा मेरे पास तो रेंटल है, बोला चल रेंटल को भी ले लेते हैं ना अपन, कोई बात नहीं, रुक तू इधर आ जा, रेंटल को भी ले लेते हैं। He said 10,000 rupees of per month rent income. So this every calculations are yearly, right? Right now we are finding the CAGR yearly calculation. So let's find the rent amount for the entire year. 10,000 for a 1 month, then for the entire year the rent amount would be 1,20,000. So let's consider this in this way. Say 1,20,000 you are earning as a rent on a yearly basis on the investment of how much, 48 lakhs rupees. So what's gonna be your yearly return from a rent on this? So it will be 120 divided by 48 lakhs rupees. Straight away just divide it. So what do you get, how much percentage, percentage batao, 2.5%. So if you add up both of this percentage returns, no, it will be a total return from the real estate, rental income plus the increment in market price. So that's gonna be somewhat near to how much, so total return will be, ये 4 पॉइंट फिर से चला गया, हाँ है 4.6% प्लस 2.5%, what do we get, 7 point। इतना मगजमारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, उनको अपने पैसे कहाँ पे डालने थे, फिक्स डिपॉजिट्स में डालते, तो भी उसमें तो कोई रिस्क भी नहीं था, इक्विटी में तो रिस्क भी था ना बहुत, फिर भी ऊपर नीचे प्राइस हो सकते थे। कोरोना के समय पे लोगों के वही रिलायंस के भाव फिर से 700 800 900 पे भी पहुंच गए थे, तो रिस्क तो रहता है बेटा, हायर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ रिटर्न। रिस्क इज अ डबल एज स्वॉर्ड, सामने वालों को भी तलवार लग सकती है, खुद को भी लग सकती है अगर हमें यूज करनी नहीं आई तो।
But if you remain invested for a long period of time, no, then there is no risk in that, for sure. There is a concept of team. There is a concept of team. आपने इंडियन क्रिकेट टीम का नाम सुना है? सुना ही होगा ना सर, मैच देखते हैं. पहले कौन से प्लेयर जो तो बहुत फेमस हुआ करते थे? सचिन तेंदुलकर, गंभीर, सहवाग, बीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, जाहिर खान. अब ये सब चले गए तो अपनी की टीम क्या बंद हो गई? कौन कौन आ गया? रोहित शर्मा आ गया, विराट कोहली आ गया, धोनी आके चला गया, जीता के भी चला गया इतनी सारी ट्रॉफी. उसके बाद में पता नहीं क्या हो रहा है. फिर बुमराह है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, पांड्या है. तो मतलब कि टीम है ना, वो स्ट्रांग रहती है. तो ये जो सेंसेक्स की 50 की टीम होती है वो क्या होती है? स्ट्रांग होती है. अब यहाँ पे कोई प्लेयर जो अच्छा कर रहे हैं वो उसमें रहेंगे, जो अच्छा नहीं कर रहे वो उसमें से निकल जाएंगे. सो दिस 50 कंपनीज ऑफ सेंसेक्स व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस सेंसेक्स आर दी कंपनीज व्हिच आर फॉर्मिंग अ हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया. तो ऑब्वियसली जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होंगे तो वो उसमें से निकल जाएंगे. सर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर. तो टीम तो अच्छा ही रहने वाला है तो तुम टीम में इन्वेस्ट करो ना. तो दैट सेंसेक्स, यू जस्ट फॉलो द सेंसेक्स, डोंट फॉलो एनीथिंग एल्स, डोंट पुट योर ओन रिसर्च. अपनी खुद की बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ सेंसेक्स को भी अगर फॉलो करेंगे, उसमें जो कंपनी आती है सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसी प्रोपोर्शन में, तो भी 12 तुम्हारा 17% 16% का रिटर्न ईयरली के बेसिस पे अभी तक मिला है. अभी कितना है सेंसेक्स? 54 55 के आजू बाजू में, 53 54 के आजू बाजू में. वो कितना हुआ करता था मालूम है? अपने पास डेटा, ऐसे हवा में बात नहीं करते. क्या है अपने पास? डेटा. चलो जाते डेटा में थोड़ा सा देख लेते हैं. ये है CAGR रेट हर एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के 1981 से लेके. आई वाज टेलिंग यू नो दैट इक्विटी मार्केट हैज आउट परफॉर्म्ड एवरी अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू. यू मे चेक इट. सी, अब उस समय पे आपका गोल्ड का 10 ग्राम का वैल्यू हुआ करता था 1671 ऑन 31st of March 1981. Second column is for the gold. Now the value of that gold at 2020 31st of March was somewhat near to 43,251. If you consider this as the opening and closing value, then the CAGR rate that is given by the gold is somewhere near to 8.48%. Then the next one is the silver. It has given you somewhat near to 6.92. उनकी वैल्यू में कितनी इजाफा हुआ है देखो. 1981 में कितना था उसका? 2715. The same was valuing somewhere near to 39,480 on 31st of March 2020. 21 को अपन ने नहीं लिया क्योंकि उसका वाला डेटा का कैलकुलेशन करना अभी बाकी. तो 6.92 हो गया. फिक्स डिपॉजिट्स का ऑन एन एवरेज CAGR कितना रहा है? 8.62. PPF 9.41. सेंसेक्स, उस समय पे सेंसेक्स टूटा हुआ था. क्या था? टूटा हुआ. 30 मार्च 2020 की हमने वैल्यू ली हुई है. उस समय पे दैट वाज समवॉट नियर टू 29,468. इफ यू कंसीडर इवन दैट, then also the CAGR is somewhat near to 13.71%. Let's consider it at 54,000 right now. Then it may somewhere near to 15-16%. The first and foremost rule of the investment is that you should be at least able to beat the inflation. Otherwise, you are there in a negative. तो तुम्हारा इन्फ्लेशन रेट भी ऑन एन एवरेज कितना रहा इतने साल में? 6.52%. अगर आपका इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू इतना भी रिटर्न नहीं दे रहा है तो मतलब तुम किस में हो? लॉस में. There has to be the calculation of the effective return. No, some people comes to me and says कि सर वो यूपीए गवर्नमेंट के समय पे अपने को फिक्स डिपॉजिट में 9% 10% रेट मिलते थे. मैं बोला उस समय पे इन्फ्लेशन देखा क्या था? ऑन एन एवरेज समवेयर नियर टू 7-8-9% हुआ करता था. रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स एज वेल एज द होलसेल प्राइस इंडेक्स. So if you say earn 9% on fixed deposit and the inflation is 8%, your effective return is how much? Just 1%. अब इन्फ्लेशन को इसलिए काउंट करना पड़ता है क्योंकि तुम्हें 100 रुपए की चीज को लेने के लिए आज उसके लिए 108 रुपए देने पड़ेंगे 8% का अगर इन्फ्लेशन है तो. और उसके सामने तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हुआ? 109. तो इफेक्टिवली रिटर्न सिर्फ कितना हुआ? 1 रुपए का हुआ ना.
कोरोना की बात जाने दो, कोरोना के बाद इन्फ्लेशन रेट्स अपने बहुत ज्यादा हाई हुए। लास्ट क्वार्टर का तो होलसेल प्राइस इंडेक्स वो समवॉट नियर टू 12 to 13%। कैलकुलेशंस हमारे बिगड़ गए हैं, लेकिन बिफोर कोरोना, कोरोना अपने हाथ में था भी नहीं। उससे पहले हमारा जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था ना, वो समवॉट नियर टू 4-5% के आजू में होलसेल और रिटेल रहा करता था। तो इफेक्टिव रिटर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट was somewhat near to 2 to 3%. This is how the calculation is to be done. The person who don't have the knowledge of finance, he would be like, sir, उस समय पे तो 9% इंटरेस्ट मिला करता था, इस समय पे 7%। तो 9 के सामने 8 का इन्फ्लेशन था, 7 के सामने सिर्फ 5 का इन्फ्लेशन है। वो भी तो देखना मांगता है कि नहीं देखना मांगता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोरोना के बाद में कैलकुलेशंस बिगड़ गए, वाट लग गई है। क्या लग गई है? वाट। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मे आई हैव अ कंफर्मेशन प्लीज गाइस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you so much. So you are crystal clear about the CAGR as well as the PV of differential cash flow. One more session will be taken on the time value of money. I know I have stretched it a lot. 5-6 लेक्चर अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक्स्ट्रा ले लिए हैं, लेकिन 3rd, 4th, 5th मॉड्यूल के अंदर वो बहुत काम आने वाला है। उस समय पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। Please put your enrollment number as a mark of your attendance for the day. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Sayonara. Enjoy your rest of the day. That's it from my side. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. दस 40 को खत्म हो जाता है ना? क्या लगेगी सर को? अब क्या लगेगी बच्चों की? हाई लगेगी। 4 मिनट ले लिए हमारे।